आतंकियों के बीच आज 9वें दिन भी ये मुठभेड़ जारी है। जान बचाने के लिए आतंकी सुरक्षा बल के जवानों पर रुक रुक कर फायरिंग कर रहे हैं, जिसका मुंहतोड़ जवाब जवानों के जरिए दिया जा रहा है। पिछले 9 दिनों से सुरक्षा बल के जवानों ने पूरे इलाके को घेर लिया है और आतंकियों की तलाश में वहां सर्च ऑपरेशन भी जारी है। 11 अक्टूबर को एक सर्च ऑपरेशन के दौरान पुंछ के डेरा की गली में आतंकियों ने सेना की टुकड़ी पर घात लगाकर हमला किया था। उसके बाद से इलाके में अलग अलग जगहों पर आतंकियों के साथ सुरक्षा बल की ये मुठभेड़ जारी है। जवानों ने आतंकियों को मेंढर के भट्टा दूडिया के जंगल में घेर लिया। इन सभी के बीच सुरक्षा बल ने जम्मू और पुंछ को जोड़ने वाले हाईवे को बंद कर दिया। आतंकियों के साथ चल रही मुठभेड़ में अब तक हमारे 9 जवान शहीद हो चुके हैं, लेकिन जवानों के जरिए मुंहतोड़ जवाब आतंकियों को दिया जा रहा है। ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने मौजूद है। पुंछ जिला एक ऐसा जिला जो कभी, इसके कई ऐसे इलाके थे जो कभी आतंकियों का गढ़ माने जाते थे, लेकिन जिस तरह से जवानों के जरिए कई बड़े ऑपरेशन चलाए गए, उसके बाद इनका खात्मा यहां से कर दिया गया। लेकिन एक बार फिर से इन घने जंगलों को आतंकी अपना निशाना बनाने में जुटे हुए हैं, ताकि यहां से आतंकी वारदातों को अंजाम वो दे सके। एक बार फिर से पुंछ के कई ऐसे इलाकों में उनकी पैनी नजर है। हालांकि जवान लगातार आतंकियों के मंसूबों पर पानी फेरते रहे हैं, जवाब उन्हें मिलता रहा है। पवन हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए मौजूद है। पवन, क्या कुछ यहां पर कहेंगे? डेरा की गली को समझना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि एक ऐसा घना जंगल, एक ऐसा घना एरिया, कुछ आसपास बसे वो गांव जिनकी मदद भी यहां पर आतंकी हो सकता है कि लेते हो, चाहे डरा धमकाकर, चाहे किसी भी तरह से। हम इस पूरे इलाके को यहां से समझना चाहेंगे, क्योंकि अब एक बार फिर से आतंकी घने जंगलों को अपना टारगेट बना रहे हैं यहां पर रहने के लिए। हाँ बिल्कुल, देखिए एलओसी से सटा हुआ ये पूरा इलाका है जो मेंढर का, और खास करके डेरा की गली जो है, ये पूरे का पूरा जो जंगल है ये एलओसी से सटा हुआ है। मेंढर सेक्टर, बालाकोट सेक्टर और जो रजौरी का केरी और नौशहरा सेक्टर, जो भी इन्फिल्ट्रेशन होती है वो आतंकी इसी रूट को चुनते हैं, क्योंकि घना जंगल है। इस समय हम बिम्बर की गली में हैं। इसके साथ ही जो हाईवे है, उस हाईवे के भीतर जो है पूरा बंद किया गया है। साथ में सटे हुए जंगल के भीतर इस समय मुठभेड़ चल रही है। आतंकी जो हैं घने जंगल का फ़ायदा ले रहे हैं, और यहाँ पर अगर हम बताएं कि इस घने जंगल के भीतर से अब आतंकियों का निकल पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पूरे इलाके को घेरा गया है। सुरक्षा बलों ने चारों तरफ से जितने भी पॉइंट थे वो पूरे बंद कर दिए। आप एरिया की बात कर रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ। आप ये देखिए, ये इलाका है, ये घना जंगल आप देख सकते हैं किस तरह की पहाड़ियाँ हैं। घने जंगल के भीतर यहाँ पर सर्च ऑपरेशन और मुठभेड़ जो है वो आतंकियों के साथ चल रही है। इस इलाके में सर्च करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और इसलिए आतंकियों ने इस जंगल को चुना है कि एलओसी से सटा हुआ ये भट्टादूरियाँ का इलाका है, और इस जंगल के भीतर बहुत ज़्यादा मुश्किल है सर्च ऑपरेशन को अंजाम देना। पिछले 9 दिन से यहाँ पर मुठभेड़ चल रही है। आतंकियों पे चारों तरफ से घेरा बनाया गया है। आतंकी छिप छिप कर फायर कर रहे हैं। 3 जगह वो अभी तक बदल चुके हैं। पहले वो डेरा की गली में थे, उसके बाद उन्होंने रजौरी में शुरू किया। रजौरी के जो थन्ना मंडी का पंगाई इलाका, और उसके साथ ही सटा हुआ ये भट्टादूरियाँ मेंढर का जंगल है। अब एरिया देखिए आप, कितना घना जंगल है। इस जंगल के भीतर लोगों के घर भी हैं। हालांकि सुरक्षा बलों का यही है कि लोग, आतंकी जो हैं वो किसी तरह लोगों के घरों तक ना पहुँचें, और उनको घने जंगल के भीतर ही रोका गया है। मुठभेड़ अभी भी रुक रुक कर जारी है। कल से लगातार ज़्यादा यहाँ पर फायर हुआ है। आतंकी घेरे में हैं, और अभी तक हमारे 9 जवान जहाँ पर शहीद हो चुके हैं। बिल्कुल, क्योंकि पवन आप ये पूरी तस्वीर यहाँ पर दिखा रहे हैं, तो डेरा की गली का जंगल, भिम्बर गली, बालाकोट से शुरू यहाँ पर होता है और फिर पंजाल के पहाड़ों से होता हुआ किस तरह से ये कश्मीर तक फैला हुआ है, किस तरह से ये पूरे शोपिया तक फैला हुआ है, उसके बारे में। क्योंकि जो तस्वीर इस वक्त आप दिखा रहे हैं वो उस घने जंगल की है जो अब आतंकी अपने नए ठिकाने के तौर पर चुनने की कोशिश यहाँ पर करते नजर आ रहे हैं, ताकि वो आतंकी वारदातों को अंजाम दे सके। किस तरह से ये शुरू होता है और किस तरह से शोपिया तक ये फैला हुआ है, आतंकियों के उन मंसूबों को हम चाहेंगे कि इस तस्वीर के जरिए आप यहां पर जरूर बताएं। दाईं ओर मैं कैमरामैन से कहूँगा, ये आप देखिए पहाड़ी पूरी जो है, ये एलओसी से सटा हुआ पूरा इलाका है। इसके आगे एक और पहाड़ी है जो एलओसी से सटी हुई है। यही एक रूट है, यहाँ से मिलिटेंट जो है वो निकल कर आते हैं, और उनकी मंशा यही होती है कि इस घने जंगल के भीतर से बीचों बीच से होते हुए शोपियाँ जो कश्मीर का इलाका पड़ता है, मुगल रोड जो एक नया बनाया गया है, वहाँ से होते हुए कश्मीर पहुँचा जा सके। क्योंकि कश्मीर में जिस तरह से आतंकियों के कैडर की कमी है और आतंकी हथियार लेकर वहाँ पहुँचना चाहते हैं, ये घने जंगल को
वो इसलिए चुना गया है कि इस घने जंगल के भीतर कंटीलीदार झाड़ियां हैं और यहाँ पर नेचुरल केव्स बनी हुई हैं जिसमें आतंकी जो हैं छुपकर वार कर रहे हैं। और 3 दिन से इस जंगल के भीतर हम बात करें तो जहाँ जो स्पॉट हम बता रहे हैं बटा दूरियां का, यहाँ पर पिछले 3-4 दिन से लगातार आतंकी जो हैं सुरक्षा बलों पर फायर कर रहे हैं और उनको जवाबी कार्रवाई भी मिल रही है। जो पुंछ का हाईवे है उसको पूरी तरह से बंद किया गया है क्योंकि ये हाईवे से सटा हुआ पूरा इलाका है और आशंका है कि आतंकी कहीं जंगल से निकलकर हाईवे पर ना पहुंचे और यहाँ पर किसी को निशाना ना बनाए। यही कारण है कि सिविलियन आवाजाही पूरी बंद कर दी गई है। बिल्कुल, इस घने जंगल का फायदा उठाने की फिराक में यहाँ पर आतंकी जरूर हैं, लेकिन ऐसा ना हो पाए इसकी कोशिश लगातार हमारे जवानों के जरिए की जा रही है। और कश्मीर में बढ़ रहे आतंकी हमलों पर लगाम लगाने के लिए अब सुरक्षा बल के साथ साथ स्थानीय प्रशासन ने भी कमर कस ली है। न्यूज़ 18 के रिफत अब्दुल्ला की खबर है कि कश्मीर में रह रहे दूसरे राज्यों के लोगों को आतंकी निशाना ना बना सके, इसके लिए कश्मीर के कई इलाकों में इंटरनेट सेवा पूरी तरह से बंद कर दी गई है। ये कुछ इलाके हैं जहां पर इंटरनेट सेवा फिलहाल बंद कर दी गई है। इंटरनेट सेवा पर अगले आदेश तक रोक लगाई गई है। कश्मीर में पिछले करीब 1 हफ्ते से आतंकियों का टारगेट किलिंग का ये खेल जारी है, जिसकी हर तस्वीर हमने आप तक पहुंचाई। इसी पर रोक लगाने के मकसद से इंटरनेट सेवा बंद करने का ये फैसला यहां पर लिया गया है। जम्मू कश्मीर के दौरे पर गए सेना प्रमुख MM नरवणे आज LOC का दौरा करेंगे और वहां हालात का जायजा भी लेंगे। और इस दौरान सेना प्रमुख LOC के पास के इलाकों में भी जाएंगे, वहां सेना के अधिकारियों के साथ मौजूदा हालात पर उनकी चर्चा भी होगी। सेना प्रमुख MM नरवणे के जम्मू कश्मीर के 2 दिवसीय दौरे को काफी खास माना जा रहा है। सेना प्रमुख का ये दौरा ऐसे वक्त में भी हो रहा है जब जम्मू कश्मीर में लगातार दूसरे राज्यों से आए लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। इससे पहले सेना प्रमुख पुंछ भी पहुंचे और वहां पिछले 9 दिनों से चल रही मुठभेड़ के बारे में उन्होंने पूरी जानकारी ली। जम्मू कश्मीर में बाहरी मजदूरों पर हो रहे हमले के बाद कई प्रवासी मजदूर वहां से अपने परिवार के साथ गांव लौट रहे हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भी जम्मू कश्मीर से मजदूर पहुंचे, जिनसे न्यूज़ 18 की टीम ने बातचीत की। बातचीत में उन्होंने बताया कि वहां माहौल जरूर खराब है, उनमें डर जरूर है, लेकिन सरकार पर भी उन्हें भरोसा है। जम्मू कश्मीर में हालात बिगड़ रहे हैं। क्या वहाँ के हालात हैं, वहाँ के रहने वाले लोगों से बेहतर ये कोई नहीं बता सकता। इस वक्त ऐसे 2 लोग हमारे साथ जुड़े हैं। तो सबसे पहले सर, क्या आपका नाम है और किस तरीके के हालात फिलहाल बने हुए हैं? मैं डॉक्टर कपिल, जम्मू से। देखिए, पिछले कुछ समय से अभी जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में कुछ राजनीतिक लोगों की उसमें से जो वहाँ पे अलगाववादी नेता हैं और उनके इन्फ्लुएंस में जो लोग आकर तो अंडरग्राउंड जो वर्कर है वहाँ पे जो आतंकवादियों को साथ देते हैं समय समय पर, और बाहर के जो प्रवासी लोग अभी वहाँ काम करने के लिए अपना घर बाहर छोड़ के गए हुए हैं अपने दिहाड़ी लगाने के लिए, कोई कुछ पैसा कमाने के लिए ताकि उनका परिवार का पालन पोषण हो सके। तो एक हिंदुओं को टारगेट कर वहाँ पर टारगेटिंग किलिंग शुरू हो गई है। ऐसा लग रहा है कि 89 का जो दौर है वो दोबारा से शुरू होने वाला है। डर का माहौल भले ही है, लेकिन पूरा इन्हें उम्मीद है, पूरा भरोसा है कि भारतीय सेना और सरकारी तंत्र जो है वो इस पर काबू पालेगा और जल्द ही फिर से हालात ठीक हो जाएंगे। और जम्मू कश्मीर में बाहरी मजदूरों पर हो रहे आतंकी हमले से वहां काम करने वाले प्रवासी मजदूर डरे सहमे हुए हैं। जान बचाने के लिए मजदूर परिवार के साथ अपने घर वापस भी लौट रहे हैं। राज्य के जम्मू, श्रीनगर और सोपोर जैसे जिलों में मजदूर अपने परिवार के साथ वापस महफूज जगहों पर जाने के लिए मजबूर हैं। ये मजदूर जानते हैं कि रोजी रोटी के लिए किस तरह से वो दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन जान बचाना पहली प्राथमिकता है, अपनी और साथ ही अपनों की भी, क्योंकि आतंकी जिस तरह से दूसरे राज्यों से आने वाले मजदूरों पर टारगेट करके उन्हें आतंकी वारदातों में अंजाम देकर मौत के घाट उतार रहे हैं, ऐसे में उनके जहन में ये डर है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज और हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी भी आतंकियों पर जमकर बरसे। तालिबानी सोच के लोग, आतंकी लोग, पाकिस्तान के लोग बौखला गए हैं और वो बौखलाहट में इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। परंतु उन्हें याद रखना चाहिए कि 56 इंची के सीने वाले मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं। कभी भी कुछ भी हो सकता है।
और अगर कोई बड़ा एक्शन देश के प्रधानमंत्री को लेना पड़ेगा, गृहमंत्री को लेना पड़ेगा तो लिया जाएगा। आईएसआई भय का वातावरण पैदा कर रही है। उनको पच नहीं रहा है जिस तरह जम्मू कश्मीर का एक विकास की नई गाथा जम्मू कश्मीर में लिखी गई है। वहाँ के अंदर लोकतंत्र वहाँ मजबूत हुआ है, लाखों लोग वोट करने के लिए बाहर आए। ये बदला हुआ जम्मू कश्मीर है। आईएसआई षड्यंत्र रच रही है, उनके षड्यंत्र को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। निश्चित रूप से निर्दोषों की हत्या करने वाले लोग बख्शे नहीं जाएंगे और एक एक आतंकवादी कब्र में लिटाया जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। जब जब ये लोग प्रयास करते हैं तब तब आतंकवादियों का उपद्रव बढ़ जाता है। भारत सरकार की निष्ठा और उनके कर्तव्य पर किसी प्रकार का प्रश्न चिन्ह नहीं है। जो भी शक्ति है वो लगा रहे हैं, उसके बावजूद भी घटनाएं घट रही हैं। काबू से बाहर जाने की स्थिति में अगर हम बिहारियों पर कश्मीर का इशू छोड़ दें तो हम लोग उसको सेटल कर लेंगे, यही हम। राजस्थान के जोधपुर में कांग्रेस विधायक मीना कंवर ने अपने पति के साथ हंगामा किया। एक लड़के को नशे में कार चलाते पुलिस ने पकड़ लिया और गाड़ी जब्त करने के बाद उसे छुड़ाने के लिए मीना थाने पहुंच गई। शेरगढ़ से कांग्रेस विधायक मीना कंवर अपने पति उम्मेद सिंह के साथ थाने में देखिए किस तरह से पहुंची और आरोपी को छोड़ने की मांग करते हुए जमकर बवाल काटा। इस दौरान विधायक मीना कंवर ने कहा कि बच्चे तो सभी पीते हैं। इसके बाद दोनों थाने पर वो देखिए किस तरह से ये दोनों थाने पर बैठ गए हैं धरने पर। आखिरकार पुलिस ने बिना चालान किए आरोपी को छोड़ भी दिया। वो क्या है, बच्चे को अंदर से डाल दिया आपने और क्या सभी ऐसे दिखते हैं आपको। बच्चे को आप रात एक बार सस्पेंड हुआ है, ज्यादा इधर करता है पूरा वीडियो क्या फर्क पड़ गया? जेल भेज देगा एमएलए को, भेज दे मां को जेल। मेरे को जेल भेजोगे आप? अब इस तरह से बच्चे को आप रात एक बार सस्पेंड हुआ है, ज्यादा इधर करता है पूरा वीडियो क्या फर्क पड़ गया? जेल भेज देगा एमएलए को, भेज दे मां को जेल। मेरे को जेल भेजोगे आप? अब इस तरह से बच्चे को आप रात एक बार सस्पेंड हुआ है, ज्यादा इधर करता है पूरा वीडियो क्या फर्क पड़ गया? इस तरह से बच्चे को आप रात तो राजस्थान के जोधपुर की ये तस्वीर यहाँ पर है। जोधपुर के शेरगढ़ से कांग्रेस विधायक मीना कंवर के मुताबिक अगर बच्चे ने थोड़ी सी शराब पी भी ली तो इसमें गलत क्या है, और इसी तर्क पर इसी विवादास्पद बयान को देते हुए वो यहाँ पर नजर आई और उनके साथ उनके पति उम्मेद सिंह भी नजर आए। देखिए किस तरह से कांग्रेस विधायक का यह हंगामा यहाँ पर सामने आया। एक आरोपी को छुड़वाने के लिए वो इस कदर बवाल काटती नजर आई, अपनी नाराजगी अपना गुस्सा जाहिर किया और एक अलग ही बेतुका बयान उनके जरिए सामने आया कि बच्चे तो सभी पीते हैं, बच्चे इसमें गलत क्या है। और उसके बाद देखिए किस तरह से हंगामा काटती हुई धरने पर जमीन पर बैठी हुई वो नजर आई। बजाय इसके कि कानून व्यवस्था का पालन यहाँ पर किया जाए, आरोपी को उसके किए के हिसाब से सजा मिले, अपने रिश्ते को निभाने के लिए वो यहाँ पर पहुंची और न सिर्फ पहुंची बल्कि एक बेतुका बयान भी उनके जरिए दिया गया कि बच्चे तो सभी पीते हैं और थोड़ी सी पी ली तो इसमें गलत क्या है। ये जोधपुर के शेरगढ़ से कांग्रेस विधायक हैं मीना कंवर। अब इस बेतुके बयान के बाद जाहिर सी बात है सियासत होनी लाजमी है, लेकिन सवाल यही खड़ा होता है कि अगर विधायक साहिबा इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करेंगी, इस तरह से बेतुका बयान देंगी वो भी नशे को लेकर, तो फिर क्या कुछ ये उनकी निजी राय मानी जाएगी या फिर पार्टी की विचारधारा? एक बार सस्पेंड हुआ है, ज्यादा इधर करता है पूरा वीडियो क्या फर्क पड़ गया? जेल भेज देगा एमएलए को, भेज दे मां को जेल। मेरे को जेल भेजोगे आप? कुर्सी ले आओ। नहीं ठीक, तो मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया आपने, कैसा बिहेवियर किया? अब इस तरह से बच्चे को आप रात एक बार सस्पेंड हुआ है, ज्यादा इधर करता है पूरा वीडियो क्या फर्क पड़ गया? जेल भेज देगा एमएलए को, भेज दे मां को जेल। तो कांग्रेस एमएलए स्वर्णिम चतुर्वेदी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही भवानी हमारे सहयोगी भी जयपुर से मौजूद है। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, सबसे पहली बात, राजस्थान में इतने लंबे वक्त के बाद तो आप लोगों के हाथ में ये सत्ता लगी, कई उतार चढ़ाव यहाँ पर देखे और यहाँ पर विधायक साहिबा साफ शब्दों में कह रही है कि बच्चा है, थोड़ी सी पीली तो गलत क्या है। इस तरह से चलेगी आपकी कांग्रेस की सरकार?
देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप इस तस्वीर का दूसरा पहलू देखिए। ये राजस्थान की गवर्नेंस है हमारी सरकार की, जहाँ पे कोई विधायक का रिश्तेदार हो, जानकार हो, लेकिन पुलिस अपना काम करती है और कानून का इकबाल बुलंद कर रही है पुलिस यहाँ पे। वरना यहाँ पे ही राजस्थान में पिछली बार भाजपा शासन में एक विधायक पुत्र ने, जो भाजपा से संबंधित विधायक थे, भाजपा का शासन था, राजधानी में अपनी ऑडी कार से 15 लोगों को रौंद दिया था। चतुर्वेदी साहब, आप क्या बोल रहे हैं? आप क्या बोल रहे हैं? आपके कांग्रेस की ये विधायिका हैं, आप बखूबी ने जानते होंगे। आप इनके बारे में बोलिए ना, आप कहाँ गेंद दूसरे पाले में फेंक रहे हैं? जो सरकार चली गई वो चली गई, मौजूदा तो आपकी है। ये उनकी राय है कि बच्चे ने थोड़ी सी पीली तो गलत किया है, या फिर ये पार्टी की राय है? बस इतना बता दीजिए। देखिए, पार्टी कभी ऐसी राय नहीं देती है कौन पिए कौन ना पिए, हमारी विचारधारा अलग है। मैं आपको दूसरी चीज कह रहा हूँ, आप गवर्नेंस का पहलू देखिए ना। इसमें हमारी सरकार का गवर्नेंस है कि इसमें अगर कोई अपराधी है, गलत करता है, उसका चालान हुआ तो विधायक भी नहीं छोड़ा सकता। मैं आपको यही बता रहा हूँ, ये फर्क है हमारे शासन में और भाजपा के शासन में। और प्रदेशों में आप देख लीजिए, मंत्री पुत्र रौंद के निकल जाते हैं लोगों को, और उनको पकड़ने में पुलिस को नोटिस देना पड़ता है। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, आप भी जानते हैं कि आप जो कह रहे हैं ना, वो एक ऐसी सफाई पेश कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है आप कांग्रेस से, आपके लिए कहना लाजमी भी है। कहीं ना कहीं आपकी अंतर आत्मा भी जानती है कि कितना गलत यहाँ पर मीना यानी विधायिका साहिबा के जरिए किया गया। आपको साफ शब्दों में कहना चाहिए सर, नेशनल टेलीविजन है, करोड़ों लोग आपको देख रहे हैं, कहना चाहिए जो उन्होंने कहा गलत है। पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए थी, किसी भी कीमत पर उसे छोड़ना नहीं चाहिए था, क्योंकि नशे की वजह से कितने सड़क हादसे होते हैं वो पूरी दुनिया देखती है, और हिंदुस्तान भी उसमें एक ऐसी अहम भूमिका निभाता है जहां पर लोग सड़क पर शराब पीकर जाते हैं। चलिए, हमारे साथ बीजेपी से नीरज जैन भी मौजूद है। नीरज जी, यहाँ पर हमारे साथ स्वर्णिम चतुर्वेदी जी मौजूद हैं। वो आपकी सरकार से यहाँ पर कंपैरिजन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आपके कार्यकाल में क्या क्या होता था, यानी कि गेंद आपके पाले में आ गई है। देखिए, स्वर्णिम जी केवल मात्र इसको ढकना चाहते हैं, दबाना चाहते हैं कि राजस्थान के मुख्यमंत्री जो गृह मंत्री है, उनके गृह क्षेत्र में एक विधायक को थाने में धरना देना पड़े। हाँ, ये सच्चाई है कि वो जिसकी पैरवी करने गई थी वो शराब के नशे में धुत था। लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि ऐसी क्या परिस्थिति बनी कि गृह मंत्री के गृह क्षेत्र, मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र में विधायक इतनी दादागिरी करते हैं कि थाने में जाते हैं, थाने में जाकर के इंस्पेक्टर को धमकाते हैं और उसके बाद उसको छुड़वाते हैं, सड़क पे थाने में बैठ के धरना देते हैं। ये कोई एक घटना नहीं है राजस्थान की। राजस्थान के गृह मंत्रालय का जो फेल्योर है वो लगातार आप अपने टीवी चैनल के माध्यम से दिखाते रहे हैं। हालात ये है कि थाने से अपराधी छूट करके छुड़ा करके ले जाते हैं अपराधियों को, थाने पे फायरिंग हो जाती है, थाने पे महिलाओं के साथ बलात्कार हो जाते हैं। चलिए, तमाम सवाल यहाँ पर खड़े जरूर होते हैं जिनके जवाब लाजमी है, लेकिन स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, अगर आपने ये कहा होता तो बेहतर लगता पूरे देश के सामने कि जो मीना कंवर ने किया वो सरासर गलत है। सजा के लिए आवाज उठाने की बजाय वो उन्हें अपने साथ वापस ले गई, और इस तरह से अलग ही लहजा उनका वो नजर आया, बेहद बेतुका बयान नजर आया। ये आपको यहाँ पर कहना चाहिए था, तो फिर जनता इस बात को कम से कम ये स्वीकारती कि ये पार्टी की विचारधारा कम से कम नहीं है, जो कि आपकी विधायिका साहिबा यहाँ पर कह रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन हमारे साथ मीना कंवर खुद इस वक्त मौजूद है। मीना जी, क्या कुछ आपने यहाँ पर कह डाला, बच्चे हैं, थोड़ी सी शराब पी ली, क्या वाकई ये एक जनप्रतिनिधि की जुबान से शोभा देता है? जी, शराब आई नहीं, उसकी रिपोर्ट ही नहीं आई शराब की। उसकी रिपोर्ट है, बच्चे की रिपोर्ट में शराब नहीं आई है। जी मीना जी, शराब नहीं आई, जाहिर सी बात है पुलिस को तो अपना काम यहाँ पर करना था। ठीक है, आप अपनी बात यहाँ पर ठीक कह रही हैं, लेकिन मैं ये सिर्फ पूछना चाहती हूँ, आपने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, ये तो अब आ रही है ना रिपोर्ट की, शराब अभी फिलहाल उसने पी है या नहीं पी है, वो भी साफ हो जाएगा। ये अगर आप कह रही है तो चलिए, ये भी साफ हो गया ना। रिपोर्ट आई ना, तब पता चला उन्होंने। लेकिन रिपोर्ट से पहले आपने कैसे कह दिया? मीना जी, मेरा सवाल ये है कि रिपोर्ट आने से पहले आपने कैसे ये कह दिया कि बच्चा है, बच्चे तो शराब पीते ही हैं, थोड़ी सी पीली तो गलत क्या है? मैंने बोला, ये पुलिस वाले बोल रहे थे ना, इसलिए मैंने बोला। मैंने कहा आपने पहले हमारे साथ फोन पे गाली गलौज करी, उन्होंने बच्चे के साथ गाली गलौज करी, तो मुझे ध्यान नहीं रहा।
और ये इस तरह से वीडियो बनाने का कोई बात नहीं, बच्चे ने थोड़ी बहुत पी ली। मीना जी, आप एक जनप्रतिनिधि हैं, आपसे तो उम्मीद कानून व्यवस्था कायम रखने की जानी चाहिए। ठीक है, रिश्तेदारों से, अपनों से एक लगाव ज्यादा होता है, लेकिन अगर आपने यहाँ पर ये कहा होता कि बच्चे को माफ कर दीजिए, बच्चे को माफ कर दीजिए, तो फिर भी समझ आता। आपने कहा बच्चे तो पीते ही हैं, थोड़ी सी पी ली तो गलत क्या है? ये सही या गलत? आपके ये शब्द सही है या गलत, ये हम जानना चाहते हैं। ये शब्द पुलिस वालों ने हमें कहा है, जब हमने रिपीट करी है वो बात, पुलिस वालों ने हमें बोला है कि आपका बच्चा पिया हुआ था। हम तो घर से गए थे, हमें क्या मालूम। मीना कंवर जी, या तो आप मेरे सवाल को समझ नहीं रही हैं या फिर समझकर नजरअंदाज कर रही हैं। मेरा सवाल ये है कि आपने जो कहा, मैडम आपने क्या कहा, मीना जी आपने कहा बच्चे तो पीते ही हैं, थोड़ी सी पी ली तो गलत क्या है? एक बूंद शराब पीकर भी अगर आप सड़क पर अपनी गाड़ी दौड़ा रहे हैं या धीरे धीरे ही चला रहे हैं तो वो गलत है। ये आप मानती हैं या नहीं मानती हैं? बोला, पुलिस वालों ने खुद ने बोला है। मैडम आप भी समझिए मेरी बात को, पुलिस वालों ने बोला था, फिर बच्चे की रिपोर्ट आई। मीना कंवर जी, आपने क्या बोला? सबसे ज्यादा तो जरूरी ये था, आप धरने पर बैठ गई। आप धरने पर बैठ गई, बजाय इसके कि रिपोर्ट आती और उसके बाद सच सामने आता तो वो अपने आप छूट जाता। उसके लिए आपको धरने पर बैठने की और इन शब्दों का इस्तेमाल करने की कतई जरूरत नहीं थी कि बच्चा ही तो है, क्योंकि एक जनप्रतिनिधि से इस तरह की उम्मीद यहाँ पर देश की जनता या फिर आपके इलाके के लोग बिल्कुल नहीं करेंगे। भवानी भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी बने हुए हैं। भवानी, यहाँ पर आपने कांग्रेस को भी सुना, बीजेपी को सुना, खुद मीना कंवर जी हमारे साथ मौजूद है। क्या वाकई ये बात गले से नीचे उतरती है और अब वो कह रही है कि पुलिस प्रशासन ने बिना रिपोर्ट के आधार पर या जो भी है, अब वो सीधा पुलिस के पाले पर ये गेंद फेंक रही है, आरोप लगा रही है? क्या कुछ आप कहेंगे? देखिए, रिपोर्ट की बात तो बहुत अलग होती है, बहुत बाद की बात होती है। सबसे पहले तो पुलिस जब पकड़ती है तब पहले एक जांच होती है सांस के जरिए, जिसमें पुलिस मानती है कि उन्होंने शराब पी रखी, तभी उसके अंदर केस बनता है एमवी एक्ट में शराब का, नहीं तो नहीं बनता। तो पुलिस ने पहले ग्राउंड ये माना गया, उसी आधार पर उनको पकड़ा और उसके बाद में गाड़ी सीज की गई। सबसे बड़ी बात है कि जो एमवी एक्ट है, मोटर व्हीकल एक्ट है, उसमें 10,000 रुपये का जुर्माने का प्रावधान है, गाड़ी सीज करने का प्रावधान है और ड्राइविंग लाइसेंस सीज करने का प्रावधान है। 3 चीज़ें उसके अंदर है एमवी एक्ट में, और 2019 में भारत सरकार लाई और राजस्थान सरकार ने इस एमवी एक्ट को सख्ती से लागू किया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुद ने कहा कि किसी कीमत पर शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों को पुलिस बख्शे नहीं। इसके लिए कैंपेन चला गया, जयपुर में चलाया गया, जोधपुर में चलाया गया, और उसके बाद में जनप्रतिनिधि की ड्यूटी थी खासतौर पर सहयोग करने की। उसमें अगर जनप्रतिनिधि आकर अगर रुकवाए, अपने रिश्तेदारों को छुड़वाए, तो आप अंदाजा लगाइए कि पुलिस के सामने कितनी बड़ी चुनौती होगी। बिल्कुल, पुलिस के सामने चुनौती भी है और इस तरह के शब्द किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किए जा सकते हैं। बर्बादी की बेलगाम बारिश की तरफ रुख करेंगे। उत्तराखंड के कई इलाकों में भारी बारिश के बाद हालात बिगड़ गए हैं। बारिश की वजह से चारधाम यात्रा रोक दी गई। जानकारी के मुताबिक अब तक अलग अलग इलाकों में करीब 5,000 यात्री फंसे हुए हैं। सबसे ज्यादा करीब 2700 यात्री केदारनाथ में फंसे हुए हैं। तो वहीं बारिश और पहाड़ का मलबा गिरने की वजह से 65 सड़कें बंद कर दी गई। इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप ये 3 तस्वीरें देख रहे हैं। ये तस्वीरें नैनीताल, चमोली और केदारनाथ की हैं, जहां जोरदार बारिश के बाद इलाकों में पानी भर गया, जिससे लोगों की मुसीबतें किस तरह से बढ़ चुकी हैं, किस तरह से यात्री फंसे हुए हैं, हर वो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। पहाड़ का मलबा सड़कों पर गिरने की वजह से कई रास्ते बंद हो गए। आवाजाही पर इसका सीधा सीधा असर पड़ा है। लोगों को पहाड़ों पर नहीं जाने की सलाह दी जा रही है, उनसे अपील की गई है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत यहां पर उत्तराखंड के सीएम से की है। जानकारी आप तक पहुंचा दें, पहले भी उत्तराखंड के सीएम के जरिए अपील की गई थी कि 1-2 दिन अभी फिलहाल अपनी यात्रा पर रोक लगा दी जाए, क्योंकि जिस तरह से मौसम विभाग ने कहा कि आने वाले कुछ दिन जो है वो मौसम के लिहाज से ठीक नहीं है, भारी बारिश की चेतावनी जो है, ऐसे में कहा जा सकता है कि ये बातचीत यहां पर बेहद खास मानी जाती है, क्योंकि
ताकि किसी भी यात्री की जान पर ना बनाए, ताकि कोई भी यात्री अपनी जिंदगी खतरे में ना डाले। इसके चलते यहाँ पर तैयारियां तो होती ही होती हैं, लेकिन बहुत जरूरी हो जाता है ऐसे में ये जो तमाम तस्वीरें सामने आ रही है आप तक पहुंचना, ताकि आप भी अपने हिसाब से फैसला ले सके। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी से यहाँ पर बातचीत की है। उत्तराखंड में भारी बारिश जिस तरह से यहाँ पर अपना कहर बरपाती नजर आ रही है और आने वाले दिनों में फिलहाल राहत भी नहीं है, ऐसे में ये बातचीत यहाँ पर की गई है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी से यहां पर बातचीत की है और इस बातचीत में हालात की जानकारी पीएम मोदी के जरिए ली गई है। भारी बारिश पर यहां पर चिंता भी सामने आ रही है। न्यूज़ 18 के जनक दवे की यह खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो उत्तराखंड के हालात पर देखिए नजर बनी हुई है, क्योंकि चारधाम यात्रा यहां पर जिस तरह से लगातार जारी है, ऐसे में थोड़ा ब्रेक इस पर लगता हुए भी नजर आ रहा है। जनक दवे हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए। जनक, क्या कुछ बातचीत यहाँ पर रही होगी, किस तरह से? जाहिर सी बात है कोशिश यही है कि किसी भी यात्री की जिंदगी खतरे में ना पड़े। जाहिर सी बात है, देखिए आप सभी ने जानते हैं कि चारधाम यात्रा भी चल रही है और लगातार बारिश जो हो रही है पिछले 48 से 72 घंटों के बीच में, उसमें लगभग 8 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और बाढ़ का कहर वहां पर ज्यादा है। कई जगहों पर पानी का सैलाब वहां पर देखा जा सकता है, सैलाब है वहां पर। और उसके अलावा सोनप्रयाग और उसके आसपास के इलाकों में भूस्खलन हुआ, लैंडस्लाइड हुआ, उसके चलते भी वहां पर काफी दूर नुकसान पहुंचा है। तो ऐसे में पीएम ने सीएम पुष्कर धामी से बात की और जो भी केंद्र सरकार से मदद चाहिए होती है वो पहुंचाने की भी बात कही है। और साथ ही में उत्तराखंड में अभी भी जो कई यात्री, चूंकि वहां पर चारधाम यात्रा चल रही है, तो कई यात्री वहां पर पहुंचे हैं, तो वहां उनको किसी भी तरीके की तकलीफ ना, उनका राहत रेस्क्यू तरीके से हो, रिहेबिलिटेशन प्रॉपर तरीके से, सारी बात की जानकारी न केवल सीएम पुष्कर धामी बल्कि जो उनके मिनिस्टर हैं अजय भट्ट, उनसे बात की और पूरी जो इलाके में किस तरीके के हालात बने हैं उसकी सारी जानकारी प्रधानमंत्री मोदी ने ली है। चलिए आप नजर बनाए रखिएगा जनक, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और उत्तराखंड में आसमान में बरसी आफत लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गई। नैनीताल शहर भारी बारिश की वजह से एक टापू में तब्दील नजर आया। जहां नजर गई वहां पानी का ही कब्जा दिखाई दिया। देखिए तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है। सड़क पर किस तेज रफ्तार के साथ पानी ही पानी आपको नजर आएगा बहता हुआ। इस वक्त आप तस्वीर देख रहे हैं, जहां पर शांत तस्वीर नजर आएगी वो पूरी तरह से डूबी हुई है। देखिए कार का सिर्फ ऊपरी हिस्सा आपको दिखाई दे रहा होगा। ये तमाम कारें इस वक्त पूरी तरह से डूब चुकी हैं और ऊपरी हिस्सा ही आपको नजर आ रहा होगा। सड़कों पर देखिए इन गाड़ियों को आप देखिए और अंदाजा लगाइए कि किस तरह से नैनीताल में ये पूरा कहर दिखाई दे रहा है। बारिश की बेलगाम रफ्तार ने हर किसी की जिंदगी को तो खतरे में डाला ही डाला है, साथ ही पूरी तरह से आवाजाही को फुल स्टॉप कर लगा दिया है। कई इमारतें आपको जो दिखाई देंगी उसकी जो पहली मंजिल है वो डूब चुकी है, इसलिए पहली मंजिल आपको नजर नहीं आ रही होगी। पानी का जो स्तर है वो यहाँ पर बढ़ चुका है, तो सड़कों पर पानी ऐसा बहता दिखाई दिया कि मानो कोई नदी बह रही हो, वो भी बेहद तेज रफ्तार के साथ में। बताया जा रहा है कि कुमाऊं मंडल में लगातार जो 72 घंटे से भारी बारिश हो रही है उसकी वजह से अब तक 8 लोगों की भी जान जा चुकी है। यह खबर यहां पर निकलकर सामने आ रही है। नैनीताल में रुक रुक कर हो रही बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। नैनीताल के साथ ही भवाली, भीमताल, धारी, ओखलकांडा, खैराना सहित कई इलाकों में लगातार भारी बारिश हो चुकी है। भारी बारिश और पहाड़ का मलबा गिरने की वजह से सड़कें बंद कर दी गई। दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों को पहाड़ों की ओर जाने से रोक दिया गया। नैनी झील का जल स्तर भी काफी बढ़ चुका है। यहां तक कि भारी बारिश के बाद नैनी झील का पानी माल रोड पर पहुंच गया। वहीं पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वो वापस होटल्स में लौट जाएं ताकि उन्हें परेशानियों का सामना ना करना पड़े। तो घूमने के लिए यहाँ पर लोग आते भी हैं, जाहिर सी बात है बदले मौसम का लुत्फ उठाने के लिए भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो स्थानीय लोगों के साथ साथ यहाँ पर बाकियों की जिंदगी भी खतरे में नजर आती है। ऐसे में प्रशासन, संबंधित विभाग एक्टिव मोड पर है। और उत्तराखंड के रामनगर में लगातार भारी बारिश की वजह से पूरा शहर किस तरह से टापू में तब्दील हो चुका है, किस तरह से टापू में नजर आया, अब वो तस्वीर भी आपके सामने। शहर की सड़कों पर पानी का कब्जा आप देखिए। जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको सिर्फ बर्बादी वाली बारिश के ये निशान नजर आएंगे। जिम कॉर्बेट इलाके में हर तरफ पानी ही पानी दिखाई दिया। सड़कों पर खड़ी गाड़ियां पूरी तरह पानी में डूबी नजर आई और जो आपको दिखाई दे भी रही होंगी क्योंकि कुछ तो डूब चुकी हैं और जो डूबी नहीं है उनका सिर्फ ऊपरी हिस्सा आपको नजर आ रहा होगा। कई ऐसी इमारतें हैं
जिनकी पहली मंजिल तक पानी की वजह से डूब चुकी हैं और कुछ आशियाने ऐसे हैं जिनके ऊपरी छज्जे को ही आप यहां पर देख पाएंगे, क्योंकि बाकी सब कुछ डूब चुका है। इंसान का कदम रखना नामुमकिन है, क्योंकि पूरी तरह से कंधे से भी ऊपर ये पानी भर चुका है। और उत्तराखंड के रामनगर में भारी बारिश की वजह से सड़कों पर सैलाब आ गया। सड़कों पर पानी ऐसा बहता दिखाई दिया मानो वहां नदी तेज रफ्तार में बह रही हो। अब देखिए नदी की ये रफ्तार, ये हालांकि सड़क है जहां पर भारी बारिश के बाद सब कुछ थम गया, सब कुछ बर्बादी की तरफ बढ़ गया। इस गाड़ी को आप देखिए किस तरह से अपने आप बहती नजर आ रही है। दरअसल पानी की तेज रफ्तार के चलते ये कार बहाव में फंस गई और उसके बाद खुद ब खुद बहती चली गई। गनीमत ये रही कि वहां आसपास कई लोग मौजूद थे जिन्होंने कार में सवार लोगों की जान बाल बाल बचाई, वरना एक बड़ा हादसा यहां पर हो सकता था। और ऐसे ही हादसे का शिकार जिंदगी भारी बारिश के चलते यहां पर होती भी रही है। अब आपको रामनगर की तस्वीर दिखाएंगे। एक हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई। भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में किस तरह से पानी भर गया, देखिए तस्वीर आपके सामने। इस दौरान एक कार वहां पानी के बहाव में फंस गई, जिसके बाद वो बहती चली गई और इसके बाद एक ट्रैक्टर की मदद से पानी में फंसी कार को निकाला गया। ये तस्वीर आप देखिए, दूर से आप तस्वीर को यहाँ पर देखेंगे पहली नजर में तो आप अंदाजा भी नहीं लगा पाएंगे कि कभी यहाँ पर जिंदगियां चल रही थी, लेकिन भारी बारिश के बाद हालात ऐसे हो गए कि गाड़ी बह जाती है, सब कुछ डूब जाता है, तहस नहस हो जाता है।